गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में भी आपको जो सेकंड पेपर चल रहा है अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका ही एक टॉपिक सोवियत संघ में साम्यवाद का पतन या साम्यवादी गुट का विघटन, इस पर चर्चा करने जा रही हूँ, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। इस टॉपिक यानी साम्यवाद में का पतन या साम्यवादी गुट का विघटन पर आने से पूर्व बच्चों, मैं आपको जो सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है, इस कक्षा में उस पर चर्चा करना चाहूँगी, उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि कैसे सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ उभर कर सामने आता है और कैसे वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकाधिक देशों को अपनी विचारधारा यानी साम्यवाद के प्रभाव में लाने की कोशिशें करता है और उसमें सफल भी होता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा कि सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के द्वारा। 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति होती है, उसके द्वारा सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध का एक अहम परिणाम निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो नई महाशक्तियों का उदय होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जब सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है बच्चों, तो ऑब्वियस है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक से अधिक देशों को अपनी विचारधारा के प्रभाव में लाने की कोशिश भी करेगा। और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियतीकरण की, या आप कह सकते हो साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार की कोशिशें जोर शोर से शुरू कर दी। इसी प्रक्रिया में मैं अब आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर सोवियत संघ ने अपने साम्यवादी व्यवस्था को किस प्रकार से लागू करवाया। तो बच्चों, 1947 में पोलैंड में सोवियत संघ ने अपने प्रभाव में साम्यवादी शासन की स्थापना की और साथ ही वहाँ पर सोवियत संविधान के नमूने के आधार पर ही पोलिश संविधान भी लागू कराया। और कुल मिलाकर पोलैंड वैदेशिक व्यापार और विदेश नीति के मामले में पूरी तरह से सोवियत रूस की अधीन आ गया, या आप कह सकते हो पूरी तरह से उसने सोवियत विचारधारा की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद बच्चों, रोमानिया ने भी 6 मार्च 1945 को सोवियत संघ के निर्देश पर ही साम्यवादी सरकार का निर्माण होता है। और जब चुनाव होते हैं 1946 में, तो वहाँ पर साम्यवादी दल को भारी बहुमत मिलता है, साम्यवादी दल वहाँ विजयी होता है और अंततः 1948 को सोवियत नमूने के रूप में ही या सोवियत नमूने के नए संविधान को यहाँ पर रोमानिया में भी अपनाया जाता है। इसके बाद 1946 में ही बुल्गारिया में भी साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। वहाँ पर भी साम्यवादी दल भारी बहुमत से चुनाव में जीतते हैं और वहाँ पर भी सोवियत नमूने का ही संविधान भी अपनाया जाता है। इसके बाद 1946 को हंगरी में भी राजतंत्र समाप्त करके चुनाव होते हैं। जब 1947 में तो साम्यवादी दल जीतता है और वहाँ पर भी साम्यवादी विचारधारा वाले संविधान को ही लागू किया जाता है। इसके बाद
पूर्वी यूरोप के ही एक देश युगोस्लाविया में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर भी मार्शल टीटो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात आप देखें चेकोस्लोवाकिया, जो एक और देश है पूर्वी यूरोप का, वहाँ पर भी साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है सोवियत संघ के प्रयासों से ही। साथ ही अल्बानिया है, वहाँ पर भी, जो कि एक पूर्वी यूरोप का ही देश है, वहाँ पर भी सोवियत संघ की साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों पूर्वी यूरोप में पूरी तरह से सोवियत संघ साम्यवादी शासन की स्थापना करने में सफल होता है, या आप कह सकते हो पूर्वी यूरोप पूरी तरह से साम्यवाद के प्रभाव में आ जाता है। फिर वह पोलैंड हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, हंगरी हो, युगोस्लाविया हो आदि कोई भी देश हो, अब वो पूरी तरह से साम्यवाद के दबाव में या प्रभाव में थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका, उनकी नीतियाँ पूरी तरह से सोवियत संघ के द्वारा ही निर्देशित या आदेशित होती है। इसके अलावा जो पोट्सडम समझौता हुआ था बच्चों, उसके आधार पर जो जर्मनी को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर लिया गया था और इसकी राजधानी जो बर्लिन है उसको भी 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। उसमें भी जो पूर्वी क्षेत्र में पूरी तरह से सोवियत संघ ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, वहाँ पर भी 7 अक्टूबर 1949 को सोवियत प्रणाली का संविधान लागू कर दिया गया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये सोवियत संघ का साम्यवाद का प्रचार है या सोवियत संघ के साम्यवाद की सीमाएं हैं, उनका विस्तार मध्य यूरोप तक हो चुका था। पूर्वी यूरोप तो पूरी तरह से पूर्वी यूरोप का तो पूरी तरह से सोवियतीकरण हो गया था। ये सारे देश अब निष्पक्ष रूप से सोवियत संघ के साथ में आ गए थे। इस प्रकार पूर्वी यूरोप को अपने प्रभाव में लेने के बाद सोवियत संघ ने साम्यवादी गुट को और अधिक मजबूत करने के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सैनिक और आर्थिक उपाय भी किए बच्चों, जिससे कि जिन देशों पर भी इसने प्रभाव बनाया है वो किसी भी तरह से इसके प्रभाव से मुक्त न हो पाए, इसके प्रभाव में ही रहे। तो इसके लिए इसने कुछ सैनिक और आर्थिक उपाय भी किए, जो इस प्रकार से थे बच्चों कि पहला उपाय तो उसने किया वार्सा पैक्ट का निर्माण करके। हमने देखा कि जब 9 मई 1955 को नाटो का सदस्य जर्मनी बन जाता है तो सोवियत संघ पूर्वी यूरोप की राष्ट्रों के लिए चिंतित होने लगता है और साम्यवादी राष्ट्रों का वह एक सम्मेलन बुलाता है वार्सा में 11 से 14 मई 1955 को। और इस सम्मेलन में उसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और पारस्परिक सहयोग के लिए एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसको कि वार्सा संधि कहा गया है। और इसके अंतर्गत यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति को स्थापित करने पर बल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बच्चों सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी गुट को अधिक मजबूत करने के लिए, अधिक सुदृढ़ करने के लिए, या कहें कि अमेरिका के जो सैनिक संधि है नाटो, उसका जवाब देने के लिए और अपने प्रभाव में आए देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वार्सा पैक्ट का निर्माण किया जाता है, और जिसके तहत सभी यूरोपीय
पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को सामयिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। अब दूसरा जो उपाय यह तो था उसके द्वारा सैनिक सुरक्षा का उपाय अपने साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र में आने वाले देशों को दिया गया कि जब भी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में होगी तो वो इस पैक्ट के तहत उनकी सहायता करने के लिए हर वक्त खड़ा रहेगा, हर वक्त तैयार रहेगा। परंतु साथ ही उसने आर्थिक क्षेत्र में भी इन देशों पर अपने प्रभाव या दबाव को बनाए रखने का भी उपाय किया और इसके तहत उसने एक पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की 1949 को, जिसमें बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ आदि सभी ने भाग लिया। और इस परिषद में जो भी सदस्य राष्ट्र थे सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया और इसके द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को, सहायता को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया गया और इस संगठन से जुड़े हुए सभी देशों में एक आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया गया या उसमें तेजी लाई गई, जिसके द्वारा कि इस साम्यवादी गुट से जुड़े हुए सभी राष्ट्र परस्पर आर्थिक स्तर पर भी एक दूसरे को सहायता करते हुए साम्यवाद को अधिक सुदृढ़ता के साथ या अधिक मजबूती के साथ अधिक मजबूती के साथ आपस में जुड़े रहें। इसके अलावा बच्चों, सोवियत संघ ने 1947 में बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और इटली के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि पुनः एक बार बेलग्रेड में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर एक कॉमन फॉरम यानी साम्यवादी सूचना कार्यालय खोलने का निश्चय करते हैं, जिसके तहत वो यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित करने, उनका समायोजित करने, उनको स्थापित करने का निश्चय करते हैं, जिससे कि पूर्वी यूरोप पूरी तरह से सोवियत संघ के नियंत्रण में आ जाए। कॉमन फॉरम के माध्यम से ही पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें हैं उनको संगठित करने, साम्यवादी कार्य पद्धति में उनको दक्ष करने का काम किया गया और सोवियत संघ को इसमें सफलता भी मिली कि वह यहाँ पर पूरी तरह से साम्यवाद को स्थापित करने में सफल रहा। उसके सफल बनाने के लिए उसके द्वारा इन देशों में, इन पूर्वी यूरोप के देशों में रूसी इंजीनियर भेजे गए, तकनीकी कर्मचारी भेजे गए, सैन्य प्रशिक्षक भी भेजे गए और उन देशों में पुनर्निर्माण भी किया गया। तो इस प्रकार से बच्चों, पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत संघ ने साम्यवाद की स्थापना करने के लिए न केवल राजनीतिक वरन सैनिक और आर्थिक प्रयासों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इसका ही परिणाम था कि लगभग मध्य यूरोप तक सोवियत संघ के विचारधारा साम्यवाद का प्रचार प्रसार या विस्तार हमने देखा और वह उसमें सफल भी हुआ। तो बच्चों, इस कक्षा में हमने देखा कि कैसे सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है और कैसे वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है और वह उसमें
कैसे सफल भी होता है। तो अब अगली कक्षा में हम जो पढ़ेंगे सोवियत संघ में साम्यवाद का विघटन या पतन, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है, परंतु उस पर चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक था बच्चों कि आपको यह पता चलता कि सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई कैसे थी और कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसने अपने साम्यवादी विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया, अधिकाधिक देशों को अपने प्रभाव में लाया। तो थैंक यू बच्चों।